नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, इसराइल पर भी और अमेरिकी ठिकानों पर भी जो मध्य पूर्व के तमाम देशों में है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, अपने देश में भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी। लगातार उनसे दूरी बना रहे हैं बाकी सारे देश जो उनके कभी बेहद करीबी हुआ करते थे। और इधर जो जनता है, आम जनता, वो अगर देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल दोनों की स्थिति ये है कि आम जनता अपनी सरकारों के खिलाफ दिखाई पड़ रही है, सड़कों पर उतर गई है। अमेरिका में तो कल लाखों की तादाद में लगभग 1 करोड़ लोगों ने अमेरिका के अलग अलग शहरों में कम से कम 3000 जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उसी तरीके से इसराइल में भी वहाँ पर प्रधानमंत्री नेतान्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ईरान में वहाँ की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। वो जनता भी जो अभी कुछ महीने पहले तक सरकार के खिलाफ थी और सरकार के विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, काफ़ी वहाँ पर हंगामा भी हुआ था, लेकिन अब वही जनता ईरान में सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। इन सब के बीच इस लड़ाई में किसी तरह की नरमी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कुछ नए दावे कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी इच्छा जता दी है कि आखिर हमने क्यों हमला किया ईरान पर। उनका कहना है कि ईरान के तेल ठिकानों पर मेरी निगाह है और मैं चाहता हूं कि उस पर मेरा कब्जा हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए। अब अमेरिका का कब्जा हो जाए या खुद वो अपना कब्जा चाहते हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब क्या वास्तव में अमेरिका ने ईरान पर, इसराइल ने जब हमला किया ईरान पर, इसीलिए उसका साथ दिया कि वो तेल ठिकानों पर कब्जा करना चाहता था, या उसके पीछे कुछ और भी मंतव्य थे? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। शुरुआत यहीं से करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मन की बात बता दी कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमारी निगाह है और उसी पर हम कब्जा करना चाहते थे। यानी ये समझा जाए कि बाकी चीज़ें जो रिजीम चेंज करना, वहाँ पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाना, ये सारी चीज़ें इसका मतलब की बेतुकी थी। वास्तविक वजह जो थी वो उसके तेल ठिकानों पर, जो आमतौर पर सबको पता था, लेकिन ट्रंप की ओर से या अमेरिका की ओर से आधिकारिक रूप से ये बात नहीं आई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर जुबां पे आ गई दिल की बात, तो दिल की बात उन्होंने निकाल ही दी। देखिए समंतराज जी, असली मुद्दा तो यह है, ये तो देखिए सबको पता था, पहले भी मैं एक डिबेट में कह चुका था जी कि भारत की खुशकिस्मती है कि हमारे पास तेल नहीं है। अगर हमारे पास भी वैसे ही तेल के अकूत भंडार होते जैसे कि वेनेजुएला में हैं और जैसे कि ईरान में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर भी कब्जा करने का प्रयास कर चुके होते और हमारे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया होता और तेल के कुओं की चाबी उनको सौंप दी होती। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि उनकी निगाहें वेनेजुएला पे भी इसलिए थी, उसके पास तेल है, और ईरान पे भी इसीलिए है कि उस क्षेत्र के अंदर वही एक देश है, रूस, जिसके पास तेल का अकूत भंडार है, उसके खिलाफ उन्होंने यूक्रेन को भिड़ाकर ये सोचा था कि रूस की भी कमर को तोड़ देंगे, इधर ईरान की कमर तोड़ देंगे। हमने वेनेजुएला की कमर तोड़ दी है जी। लेकिन ये एक चिल्लियों वाली बातें हैं, ये ढपोड़ संख्यों वाली बातें हैं। देखिए, वास्तविकता ये है भाई, उनके पास जो चीज है, हमारे पास जो चीज है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, हमारे पास डेटा है। हमारे पास 145 करोड़ लोगों का डेटा है, जो आज के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में बहुत बड़ा रिसोर्स है, जिसपे अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अब भाई हमारे पास, आप देखिए ना, फेसबुक में, कहीं गूगल पे आप सर्च करके कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सीधे आपके वहां मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं जी। और मानी बात है कि आदमी उससे विस्मृत होता है, उससे अट्रैक्ट होता है, तो माल बिकेगा अमेरिकन का और डेटा हमारा दे दिया माननीय मोदी जी ने। तो जिसके बाद जो चीज है वो अमेरिका लूटने की तैयारी में है। लेकिन उसका ये द्योहासपन है। देखिए, बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, सवित्राज जी, हो सकता है आपके भी सिलेबस पे रहा हो, आपके भी कोर्स पे रहा हो। साहस 2 प्रकार के होते हैं, एक विवेकशील साहस होता है, एक विवेकहीन साहस होता है। और विवेकहीन साहस का एक उदाहरण भी मेरे दिमाग में अभी तक है, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था जी। ये 2 पहलवान एक राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे में इतनी, एक कहता है मेरे में इतनी ताकत है कि मेरे सामने कोई जिंदा बच के नहीं गया, दूसरा भी यही क्लेम करता है। तो राजा कहता है मस्ती लो, उन कहते हैं आपस में भिड़ जाओ।
और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। देखिए, असली मुद्दा क्या है, अगर आपको कोई चाल भी चलनी है तो उसको शतरंज की चाल की तरह चलिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस प्रकार जबरियन गुंडागर्दी से अटैक करके आप तेल के कुओं पे कब्जा कर लेंगे, जो वेनेजुएला में आपने किया और पूरे विश्व ने गलती की कि उसका विरोध नहीं किया, तो देखिए ईरान में तो होने वाला है नहीं। अच्छा, यह भी बात सही है कि ईरान ने जैसे कुवैत का जो वहां पे पानी के शुद्धिकरण के प्लांट लगे हुए हैं जी, उनको अटैक करके एक प्रकार से इंडिकेशन भी दे दिया पूरे अरब कंट्रीज को कि अगर तुम्हारे मंसूबे ये हैं और तुम अगर कुवैत के माध्यम से या किसी दूसरे देश के माध्यम से हमारे देश के अंदर अटैक करने की या किसी प्रकार के इन्वेजन करने की सोच रहे हो, तो भूल जाओ, आपके कफन के इतने ज्यादा आपको डिब्बे मंगवाने पड़ेंगे कि लकड़ी कम पड़ जाएगी आपके देशों के अंदर। देखिए, विवेकहीन साहस है ये जी। असली। अच्छा, फिर रूस ने भी चेतावनी दे दी कि 1 अप्रैल से ना तेल देंगे ना गैस देंगे। आपने यूक्रेन को भड़काकर और यूक्रेन को पूरे टारगेटेड अटैक के लिए डेटा देकर और यूक्रेन का क्या हाल बना दिया आपने देखा। भाई, अगर आप आज पता चला यूक्रेन का हालत का, एक वहां पे जोकर है कॉमेडियन जो वहां का प्रधानमंत्री बन गया है, जेलेंस्की, उसने केवल भड़काने पे डोनाल्ड ट्रंप के अपने देश में आग लगवा दी, खत्म हो गया वो। अच्छा, 4 साल से लड़ रहा है। अच्छा, रशिया को बिल्कुल फ्री हैंड मिल गया, उसने कहा ठीक है 4 साल तुमने तड़पाया। लेकिन नेटो ने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया और अमेरिका, फिर उसने जेलेंस्की के साथ कैसा व्यवहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, यह भी आपको पता है जी। आज की तारीख में यह बिल्कुल पक्की बात है और यह स्वीकार भी कर ली गई है कि रूस और चीन डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। वही काम जब यूक्रेन के सपोर्ट में रूस के खिलाफ कर रहे हैं, वही काम चीन और रूस ईरान को मदद दे रहे हैं। अच्छा, ईरान को मदद क्यों न करें? भाई, पूरे विश्व में गुंडागर्दी का अधिकार केवल आप ही को है क्या? जहां चाहेंगे किसी की औरत उठा लाएंगे, किसी की बीवी को उठा लाएंगे, किसी के घर में घुस जाएंगे। भाई, यही तो कानून व्यवस्था को फेल करने वाली बात है। भाई, सॉवरेनिटी है हर देश का अपना एक उसकी अकूत संपत्ति है। यूरेनियम आप उसका कब्जा करना चाहते हैं आप उसका, और यही बात तो ईरान के लोगों को खराब लगती है। भाई, आप प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, वार्ता कीजिए, वार्ता में डिस्कशन कीजिए, एमिकेबल सॉल्यूशन को निकालिए, जो वार्ता चल रही थी जी। अच्छा, उस वार्ता के बीच में आपने अटैक कर दिया जैसे आपके सामने किसी की। लेकिन ये कैलकुलेशन आपने नहीं की कि क्या रूस और चीन ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगर मुहाने पे आके ये चीज खड़ी हो जाएगी, क्या चीन इसको सहन करेगा कि वो केवल रूस पर डिपेंडेंट हो जाए तेल के मामले में? अगर पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर ये चीज हो जाएगी और स्टेट ऑफ हॉर्मोस में अगर अमेरिका का मान लीजिए खुदा न खास्ता कब्जा हो जाए, तो उसके बाद तो अमेरिका जो गुंडागर्दी और दादागिरी करेगा उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये भी पता है ईरान के साथ हिजबुल्ला भी खड़ा हुआ है और हूती भी खड़ा हुआ है। कल मैंने उस पे आपके प्रोग्राम में 7 बजे वाले में बताया था कि उसमें, और मैंने अध्ययन किया क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट तो है नहीं, मैं तो फाइनेंस का आदमी हूं, लेकिन मैंने हूती का अध्ययन किया, मैंने इनका हिजबुल्ला का अध्ययन किया, वीडियोस देखे, एक्सपर्ट से बात की, तब मुझे समझ में आया ये उसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपनी जमीन और अपने जंगलों को बचाने के लिए युद्ध कर रही हैं और इन्वेडर्स उनसे छीन रहे हैं, और अगर उसमें वो विरोध करते हैं तो उन्हें मार के कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये नक्सलाइट आतंकवादी जी, आतंकवादी है। उसी प्रकार की चीज हो रही है। तो देखिए, विश्व के लिए आवश्यक है किसी की गुंडागर्दी न चले, अमेरिका की भी ना चले, रूस की भी ना चले, चीन की भी ना चले। अमेरिका चीन हमारे भी क्षेत्रों में वो न करे, इन्वेजन न करे, अरुणाचल में और लद्दाख में जैसे हमारे क्षेत्रों को सौंप दिया गया है, वो अपनी भेड़ें चरा रहा है, वो भी ना हो, रूस भी ना करे, अमेरिका भी ना करे। सब अपने अपने हिसाब से डेमोक्रेटिकली अपने अपने देश को चलाएं। लेकिन ये जो परंपरा शुरू हुई है, इसीलिए आज की तारीख में विश्व की जनता और अमेरिका की जनता भी, ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है रिजीम तो ईरान की ना चेंज हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चेंज हो जाए। और इस बात की चर्चा चलनी शुरू हो गई है जी, बिल्कुल, शायद चार्ज मिलने वाला है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं और अमेरिका के अच्छे दिन आने वाले हैं। पूरी चर्चा, और केवल अमेरिका ही नहीं, यहाँ पर जो नेतान्याहू के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी टीम के लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, और उनके यहाँ जो विपक्षी लोग अभी सवाल ये उठा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने
किस वजह से ये लड़ाई कर दी। अब एक चीज़ जो एक अमेरिका के बारे में एक आ रही है, आज ईरान ने ये कहा कि आप हमारे अस्पतालों पर और हमारे नागरिक ठिकानों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर आप हमले कर रहे हैं, अगर इनके लिए आप खेद नहीं जताते। अब अल्टीमेटम देखिए ईरान ने देना शुरू किया है, और ईरान के अल्टीमेटम में हम देखते हैं कि वो अगर अल्टीमेटम देता है तो उसको पूरा करके छोड़ता है। ये अल्टीमेटम बहुत ही मायने रखता है कि अगर आपने इसके लिए खेद नहीं जताया तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस पर भी हम हमले शुरू कर देंगे, फिर आप नहीं कह सकते या कोई नहीं कह सकता कि आपने क्यों किया है। ये चेतावनी कितनी घातक है और ट्रंप इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि अगर नहीं आप उसके लिए करते तो वो करेगा हमले, और फिर ये तो फिर अमेरिका के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ट्रंप उस विरोध का सामना किस तरह से कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ट्रंप की जो विचारधारा है, सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहता है ठीक है ना, तुम कुवैत को ठोकोगे, बहरीन को ठोकोगे, तुम कतर को ठोकोगे, सऊदी को ठोकोगे, यूएई को ठोकोगे, मुझे क्या अंतर पड़ा, हमारे क्या फर्क पड़ा। अगर उन्हें ठोक दोगे और वहां के एयरबेसेस को तोड़ दोगे, उसके बाद मैं उन्हें रिएस्टेब्लिश करूंगा, दोबारा बनाऊंगा, फिर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स कमा के मैं तो अमेरिका निकल जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे तो मस्ती आ गई। भाई वो तो चाहता है विध्वंस हो, वो तो चाहता है डिस्ट्रक्शन हो, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन होगा तो आप जानते ही हैं, जिस साल डिस्ट्रक्शन होता है अगले साल सिविल इंजीनियर्स की नौकरियों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो अमेरिका में तो फायदा ही फायदा है। उसने यूक्रेन में अपने खूब टैंक और मिसाइल्स और सैटेलाइट पता नहीं क्या क्या बेचा है, वही काम वो गल्फ कंट्रीज के अंदर कर रहा है। उसको क्या नुकसान है? नुकसान तो गल्फ कंट्रीज का है। तो मुस्लिम कंट्री आज के तारीख में यूक्रेन की तरह दम भर रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हमें बचाएगा, और अमेरिका दोस्त किसी का नहीं है। और ये हमारे भारतवर्ष के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी समझ जाना चाहिए। वो इस तरह से देशों का तेल निकालता है और निचोड़ लेता है और बिल्कुल कोलू में डाल के उनको पेड़ देता है। ये कोई बात समझे तो ये डोनाल्ड ट्रंप से समझे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने उससे मित्रता की है उसको धोखा दिया है, और ईरान ने ऐसा कभी नहीं किया है। तो ईरान के साथ जो व्यवहार हम कर रहे हैं, और आज के तारीख में आप देख ही रहे हैं समित जी, अब कह रहे हैं केरोसिन तेल देंगे। अच्छा, 1-2 महीने बाद कहेंगे हम वो घिसने वाला पत्थर भी देंगे। अरे यार, ये नहीं समझ रहे हैं, अगर ये चलता रहा तो आपके यहां फार्मास्यूटिकल्स की कमी हो जाएगी, आपके यहां सोइंग नहीं हो पाएगी क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक की कमी हो जाएगी, आपके यहां हर इंडस्ट्री में चौपट हो जाएगी और वही वाली हालत हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल वो है कि अच्छे दिन आ रहे हैं साहब, वो अच्छे दिन आ रहे हैं। कहीं वो जाके एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देते हैं, कहीं वो चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, कहीं वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाने लगते हैं, जैसे कि इजराइल जो है वो हिंदू देश है। अरे जितनी गाय इजराइल में खाई जाती हैं उतनी तो शायद ईरान में भी नहीं खाई जाती होंगी। वो तो केवल गाय खाते और कुछ नहीं खाते, और हमारे हिंदू अंधभक्त इजराइल के साथ खड़े हुए हैं जैसे वो सनातनी लोग हैं। लेकिन अब तो देखा जाए कि अब इजराइल के साथ तो उनके अपने लोग भी नहीं खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई का मकसद, इस लड़ाई का तरीका, इस लड़ाई में जो हो रहा है नुकसान, इजराइल की जिस तरीके से तबाही हो रही है, वहाँ की आम जनता भी अपनी सरकार के विरोध में दिखाई पड़ रही है। तो अब भारत में लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं? उनके समर्थन और विरोध का दरअसल कोई पैमाना नहीं होता है। अब एक बार जब उसमें तो होता है कि आपके जो एक जिसके प्रति आप अंधभक्ति कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि ये ठीक है तो आप उसके साथ हो गए। अभी कल को वहाँ से पलटकर दूसरी तरफ आ जाएंगे तो उधर चले जाएंगे। तो उनका तो कोई अपनी सोच और अपनी कोई विचार नहीं मायने रखता है। लेकिन ये जो पूरे देश पर, भारत पर भी जो इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, दुनिया भर में दिखाई पड़ रहा है, तो क्या ये लग रहा है कि ये वास्तव में स्थितियाँ वही बन रही हैं कि आप ईरान में तो रेजीम चेंज करने चले थे, ईरान का रेजीम तो और मजबूत हो गया जो रेजीम है। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि हम अब तक 3 बार उसको चेंज कर चुके हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ईरान का रेजीम, ईरान की जो सत्ता है वो और मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है, वहाँ के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ही जगह शायद सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाए। क्या दिख रही है ये संभावना, जैसा जो रिएक्शन वहाँ के लोगों की आ रही है? देखिए, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है भाई। अगर देखिए, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन हमारे देश में जो बड़ा अपने राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, इतने लाखों लोग सड़क पे आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ, जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, वहां पे
उत्तराखंड में, लेकिन हजारों लाखों लोग सड़क पे नहीं आए। वो इसलिए कि हमारे यहाँ तो अलग तरह से मूवमेंट चलते हैं, और वैसे अगर नगाड़ा पीटना हो और मस्जिदों के नीचे खुदाई करनी हो और उसपे झंडा लगाना हो तो 500 रुपए लेने के चक्कर में हजारों लोग आ जाएंगे और देश को अंदर से कमजोर कर देंगे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जिस प्रकार ईरान के अंदर प्रदर्शन दिख रहा है उससे मैं भी प्रभावित हूं। ऐसा ही हमारे देश में भी होना चाहिए, लेकिन देश के नेताओं को भी असली राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। आज के तारीख में राष्ट्र धर्म ये था इस युद्ध को रोका जाए। बिल्कुल। और आपने देखा 29-30 तारीख के लिए पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग होने वाली थी। इजिप्ट वाले आए, उसमें अमेरिकन जेडी वांस आए और मीटिंग हुई। लेकिन वो मीटिंग कैसी हुई? 2 दिन की मीटिंग थी और 1 दिन में खत्म हो गई। और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वो थे रिप्रेजेंटेटिव, वो लुढ़क के गिर भी गए, उनके पैर भी फिसल गए, चोट वोट भी आ गई। तो देखिए, वास्तविकता ये है इस समय तो जैसे हमारे जमाने में पुराने समय होता है ना, घर के बुजुर्गों का कर्तव्य क्या होता है भाई, अगर 2 बच्चे लड़ने लगे आपस में और बुजुर्ग ये कहे कि नहीं लड़ाई नहीं होगी, बताओ क्या चक्कर है, चलो एक चॉकलेट तुम खाओ, एक टॉफी तुम खाओ, निकलो, झगड़ा नहीं करोगे, जाओ हाथ मिलाओ, गले मिलो और बाहर जाओ, क्योंकि घर की शांति उससे प्रभावित होती है जी। और आज के तारीख में क्या हो रहा है भाई, ईरान के साथ तो जो खड़े हैं वो तो परोक्ष रूप से नीचे नीचे मदद कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। शांति के प्रयासों को उसने भेद दिया और बिना बात पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, और उसके बाद भी हमारे देश के खुद अंधभक्त उनका समर्थन कर रहे हैं। भाई, किस मुंह से तुम इजराइल का समर्थन करते हो? इजराइल को अपनी एक देश की आवश्यकता है, लेकिन तुम दूसरों को तो जीने दो जी। तुम गाजा पट्टी में लोगों को नहीं जीने देते हो, तुम पैलेस्टीनियंस की ऐसी की तैसी किए रहते हो, हर जगह तुम आक्रमण करते रहते हो, ऐसा चाहते हो कि पूरा क्षेत्र तुम्हारा हो जाए। पॉपुलेशन तुम्हारी 1 करोड़ की है। अरे इसीलिए तो वहां से जर्मनी से मार के भगाए गए थे। हम उसकी भी निंदा करते हैं, वो भी गलत था जी। भाई, तो भी जिस देश के अंदर रह रहा है, अगर मान लीजिए मैं अमेरिका में जाके 50 साल से रह रहा हूं तो मेरे लिए तो वहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए फादर लैंड अलग होता है, मदर लैंड अलग होती है। एक चीज ये बताया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि जिस ये लड़ाई जिधर जा रही है, जिस तरीके से हो रही है, और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, अमेरिका के इतने शक्तिशाली जहाज़ों को वो ख़त्म कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है, जहाज़ 2 टुकड़े में है, लोगों की जान जा रही है, सैनिकों की जान जा रही है। अमेरिका अब तक सैनिकों के हताहत होने की संख्या को उसने इतना अभी तक कैसे सीक्रेट कैसे रखा हुआ है? हालांकि लोगों को वहाँ पर जो पता चल रहा है, जानकारी जो मिल रही है, लोगों में नाराज़गी जो सबसे ज़्यादा है इसीलिए है कि बड़ी संख्या में सैनिकों की जान गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका उन चीज़ों को अमेरिका में बहुत सीक्रेट रखा गया है। यहाँ तक कि जिनके शव भी वहाँ जा रहे हैं उनको, उनकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उनके क्रिमेशन वगैरह की उस पर पाबंदी लगाई हुई है। इसको कैसे अमेरिका जैसा देश कैसे सीक्रेट रख पा रहा है? इजराइल में भी कोशिश हो रही है, हालांकि वहाँ से भी धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगी हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ईरान ने डिस्क्लोज किया है कि हमारे यहाँ इतने लोग हताहत हुए हैं, इतने सैनिक, इतने आम नागरिक, वो संख्या अमेरिका की ओर से नहीं आ रही है। तो क्या उनको ये लगता है कि हम छिपा लेंगे तो लोगों को नहीं पता लगेगा कि आपके जहाज़ नष्ट हो रहे हैं, पूरे ठिकाने ख़त्म हो गए, सैनिक जो बचे हैं भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन सैनिकों की जान नहीं जा रही? अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, भारत के कितने लोग अभी तक मर चुके हैं इस युद्ध के अंदर? भारत के कितने लोग मरे हैं? कुवैत में कितने मरे हैं? कतर में कितने मरे हैं? सऊदी में कितने मरे हैं जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ है? टोटल हमारे यहां मरे हुए लोगों की संख्या बताइए, जिनकी बिना वजह से जान गई है, जिनकी इस अनिर्णय की वजह से कि विश्व ने इस पे आपत्ति नहीं की कि इजराइल ने क्यों अटैक किया। हमारे भारतीयों की कितनी संख्या है मृत लोगों की? और अगर इसकी संख्या हम नहीं बता रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे जो 50-60 लाख लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं, और करीब 80-90 लाख लोग पूरे अरब कंट्रीज में रहते हैं। ईरान के अंदर तो हमारे हिंदुस्तानी सेफ हैं, लेकिन वहां पे क्या ईरान के अंदर भी कुछ हमारे भारतीयों की मौत हुई है? क्या ये हमें जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हमारे देश को जरूरत होती है तो इन गल्फ कंट्रीज के अंदर जो हमारे देश के लोग जाके रहते हैं
उनके बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकली भारत के एक्सचेकर को और हमारी करेंसी को गिरने से रोकने के लिए। लेकिन हम ही को नहीं पता हमारे यहाँ कितने लोग। अच्छा, एक और चीज, जैसे न्यूज पॉइंट पे कल ईरान के जो मित्र आए थे और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये जो इतने सैनिक भेज रहे हैं, उतने सैनिक भेज रहे हैं, अगर अमेरिका यही बता दे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं वहां कितने अमेरिकन सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके अनुसार 25,000 मौजूद हैं जी। तो जब 25,000 ऑलरेडी तुम्हारे मौजूद हैं 500 किलोमीटर की रेंज में, तो अमेरिका से काहे भेज रहे हो? 10,000 और क्यों भेज रहे हो? सही बात है। ये हुल पट्टी किसको दे रहे हो भाई जी? इसका मतलब यह है कि तुम जो है नौटंकी कर रहे हो, अंदर से तुम्हारा मामला गड़बड़ है, तुम्हें दम लग रहा है कि यार फंस गए बहुत बुरा, और ये कहां इब्राहिम लिंकन को हम वापस कर देंगे, और ऐसे स्केपगोट ढूंढ रहे हो जो अपने विमान वहां भेज दें, अपने जहाज वहां भेज दें और अपनी मौत करा लें, अपने लोगों को मरवा दें और खुद अमेरिका जो है मस्ती के लिए। लेकिन अमेरिका किसी का साथ नहीं देगा, ये बिल्कुल पक्की बात है जी। इजराइल के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो नेतन्याहू के साथ जो जो आप डील कर रहे हैं वो भी खोलेगी, पेगासस भी खोलेगा, क्योंकि वहां का जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसको एक्सपोज करेगा। तो इसलिए बकरी की मां है, थोड़े दिन खैर मना रही है। अब ये जो आपने कहा, इसका जिक्र किया कि और 10,000 सैनिक भेजने की बात कर रहे हैं, और जो है उनका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ हैं। अमेरिकी अखबार ही, न्यूयॉर्क टाइम्स ही लिख रहा है कि भागे भागे फिर रहे हैं, तबाह होने के बाद उनको जगह नहीं मिल रही है, होटल ढूंढ रहे हैं। आप 10,000 और भेज रहे हैं। एक मैं CNN के CNN जो वहाँ का मीडिया हाउस है, टेलीविज़न चैनल है, उस पर एक कमांडर का, अमेरिकी सेना के कमांडर का इंटरव्यू मैं देख रहा था। उसको उनका कहना था कि 7,000 10,000 जितने भी सैनिक और भेजे जाने की बात हो रही है, और जिस तरीके से हम इस लड़ाई में अपने को झोंके हुए हैं बिना किसी रणनीति, बिना किसी असेसमेंट, 7,000 और सैनिकों को भेजने का मतलब है कि इनका मतलब सीधे सीधे उनको मौत के मुंह में डालना। ये वहाँ पर इस तरह की बातें, क्या भेजने की बात, खैर ट्रंप साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये जो वहाँ पर और सैनिक उतारने की बातें हैं, क्या अब की स्थिति में वो संभव हो पाएगा कि 10,000 और सैनिक वो भेज दें? इस विरोध को देखते हुए वहाँ पर पार्लियामेंट से लेकर, यानी कांग्रेस से लेकर सड़कों तक जिस तरीके का विरोध हो रहा है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे को भेज दें, अपने दामादों को भेज दें, तो चलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये सवाल भी वहां उठ रहा है। जी हाँ, कई सीनेटर्स ने ये बात कही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। भाई, जैसे हमारे देश, एक मैं बड़ी इंटरनेशनल रिप्यूट की मैगजीन पढ़ रहा था, हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अजीत डोभाल साहब से ज्यादा पावरफुल जय शाह हैं जी। माने जय शाह साहब जो अमित शाह साहब के बेटे हैं, और जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, मतलब विश्व की अरबों रुपए की संपत्ति वाली कंपनी, जिसके अंदर सारे पाकिस्तान के लोग भी आते हैं और सारे लोग क्रिकेट खेला करते हैं, उसके चेयरमैन हैं, और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, 34-35 साल के टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, और पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, फिर उसके बाद वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। वो अजीत डोभाल साहब से ज्यादा वो हैं। भैया देखिए, हमें अपने जान देने में कोई आपत्ति नहीं है अपनी भारत माता के लिए, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्ग के बच्चों की तो जान ले लेंगे आप, उनको तो झोंक देंगे, अपने बच्चों को भेज सकते। अरे दिल्ली के अंदर जितने भी मंत्री हैं, सारे मंत्रियों का नाम निकाल लीजिए। सबके बच्चे या तो विदेश में रहते हैं, या विदेश की नौकरियां करते हैं, या करोड़ों अरबों की संपत्ति वाले हैं, और 10-10 5-5 एकड़ जमीन में इनकी कोठियां और आलीशान बंगले हैं। और झुग्गी झोपड़ी वालों को आप जो है बेरोजगार कर रहे हैं। सड़क के किनारे पटरी खोंचे वाले बेचारे, उनकी तो नौकरी और हर चीज जो है वो चौपट हो गई है, और आप शाम को बैठ के बियर पीते हैं, स्कॉच पीते हैं और विस्की पीते हैं, क्योंकि आप जो है आप तो डिफरेंट ब्रीड हैं। तो देखिए, अगर आप गरीब घर, और इसी में आपने देखा इजराइल के अंदर एक महिला अपने बेटे को सेना में भेजने का विरोध करती है, तो किस तरह पटक देते हैं इजराइल के सैनिक, और उसके गर्दन पे करके उसके दोनों हाथ पीछे बांध के किस प्रकार का अत्याचार करते हैं, और ईरान में लोग मरने को तैयार हैं। तो देखिए, आपको याद होगा अब्दुल हमीद, पाकिस्तान के कितने पैटर्न टैंक उन्होंने तोड़े थे, और कूद कूद के एक एक पैटर्न टैंक में चढ़ते थे, बम गिरते थे, तोड़ देते थे, फिर दूसरे में जाते थे। उन्होंने कितने बम तोड़े। अरे यार, पैटर्न टैंक जैसा उस जमाने का इतना मजबूत टैंक उन्होंने तोड़ दिया। हौसला इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद में क्या था, भगत सिंह में क्या था, अशफाक उल्लाह खां में क्या था,
हौसला था। और आज ये अंग्रेजों के चाटुकार जो हैं वो दूसरे लोगों को राष्ट्र धर्म और भारत माता के प्रति क्या होना चाहिए, जब तक वंदे मातरम नहीं गाओगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे। अरे भारत माता की जय बोले ना बोले, भारत माता के लिए जान देने के लिए हमारे देश के 145 करोड़ लोग तैयार रहते हैं। उनको इन नारों में मत बांटो। एवरीबडी इज लॉयल टू अवर मदरलैंड। अच्छा, एक और चीज सामने आई है। रजा पहलवी साहब फिर एक बार परिदृश्य में दिखाई पड़े हैं। उनका कल एक बयान आया कि वो तैयार है वहाँ पर सत्ता संभालने के लिए, और ऐसा उनको भी लगा होगा जब लड़ाई शुरू हुई कि अमेरिका की मदद से वो एक बार फिर वहाँ शासक बन जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि, ट्रंप का भी एक बयान आया इस बीच कि नहीं, रजा पहलवी में वो दमखम नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम किसी और को ईरान की सत्ता में बैठाएंगे। यानी इधर नेतान्याहू को ये लग ही रहा है बार बार कि अब ट्रंप कभी भी हाथ खींच सकते हैं, उनकी मजबूरी है अपने देश में जिस तरह से घिरे हुए हैं। इधर रजा पहलवी को एक उम्मीद दिखाई पड़ रही थी कि उनको सत्ता, तो खैर सत्ता से पहले तो किसी को हटाएंगे, पहले तो वैकेंसी खाली करेंगे तब किसी को बैठाएंगे, वो भी उनको भी बड़ी निराशा दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये पूरा ट्रंप का जो इतिहास, अमेरिका का इतिहास, उसको जानते हुए ये लोग ऐसी उम्मीद लगाए क्यों बैठे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी? अपने देश के लोगों की जान जा रही है, उसकी परवाह उनको नहीं है। इतने हमले वहाँ पर हो रहे हैं अस्पतालों पर और उन जगहों पर, इसके बावजूद वो उसी देश में जाकर वहाँ शासन करने की मंशा पाले हुए हैं, और उस देश की मदद से जो इतने जो बेगुनाह लोगों को मार रहा है। देखिए मिश्रा जी, मेरी निगाह में ये लोग गिद्ध हैं, गिद्ध। ये लोग शमशान में जाके शवों को खाने वाले लोग हैं। देखिए वास्तविकता ये है, ऐसा देश, ऐसा इन्वेडर जिसने आपके देश की जनता को, भाई देखिए, क्या आपको पता है कि बिरसा मुंडा साहब को अंग्रेजों ने कितना प्रलोभन दिया था? बिरसा मुंडा साहब तो एक, भगवान बिरसा मुंडा तो एक आदिवासी थे। उन्हें कहा गया था इतनी जमीन दे देंगे, उतने रजवाड़े दे देंगे, फलाना दे देंगे, ढिकाना दे देंगे, तुम जो है लड़ाई अपनी बंद कर दो, हमसे लड़ना बंद कर दो। वो भी 60 रुपए की पेंशन लेके घर बैठ सकते थे। उन्होंने जान दे दी, के लटक गए, समझौता नहीं किया। वो होता है भारत माता के प्रति संभाव। 60 रुपए की पेंशन लेने वाले, और ये लोग कौन लोग हैं? ये वही तो हैं कि अपने देश के अंदर निरीह लोगों को, 165 लोग, बच्चे जिनकी हत्या हो गई, और वहां पे आप हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज पे अटैक कर रहे हैं, और वहां जाके आप वहां पे जहां पे शव बिछे और जहां पे लोगों की आहें बिटी हुई हैं अपने ही मदरलैंड के ऊपर, आप जाके वहां पे शासन करने के सपने वो कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप किसी के नहीं है, लेकिन ये भी हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए, विश्व के नेताओं को सोचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के 2.5 साल निकल चुके, 1.5 साल निकल चुके हैं, अभी 2.5 साल और बाकी हैं। उसके बाद कोई नया राष्ट्रपति आएगा, और ये लग रहा है या बाई इलेक्शन में ही आपको पता चल जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी चली जाएगी, डेमोक्रेट पार्टी आ जाएगी, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने इस प्रकार के कुकृत्य किए हैं उनको फल उसका भोगना पड़ेगा। किसी भी देश के जो संसाधन है, यही यूक्रेन को इन्होंने भड़का के और बाद में कहा कि यूक्रेन के अंदर जो भी अपने आर्थिक मदद की है उसकी कीमत हम वसूलेंगे के मिनरल्स के लिए। इसे कहते हैं, जो वो वाला होता है ना कि बिल्कुल मांस के सौदागर हैं ये लोग, मौत के सौदागर हैं। बिल्कुल, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमारे अपने देश के लोग मारे जा रहे हैं और उसी देश पर जाकर अमेरिका की मदद से शासन करने का सपना देख रहे हैं। तो खैर उनको एक अच्छा एक कह लीजिए कि सबक सिखा दिया। तो ट्रंप ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि आप देखते रहिए, सपना हमारा हिसाब किताब यही है, आपको इस्तेमाल कर लिया हमने ईरान में। लेकिन ये जो उन्होंने अपने मन की बात कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी प्रोफेसर अखिल स्वामी, कि हम तो ईरान के जहाँ खारगाई लैंड और पर कब्जा चाहते हैं, ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जा चाहते हैं, तो बाकी उनके मन की बात तो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब ये जो तेल ठिकानों पर कब्जे की बात है, तो ये क्या वो पूरा कर पाएंगे? कहीं से कोई इसकी उम्मीद दिखाई पड़ रही है? नहीं दिख रही है तो कहाँ से उम्मीद पाल ली है? वो भी अब जबकि महीने भर की लड़ाई में हर कदम पर वो पीछे हटते हुए, हारते हुए ही दिखाई पड़े हैं, दोनों मिलकर, दोनों महाशक्तियां। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज बताइए, ईरान के लोगों की जैसे एकजुटता दिख रही है जी, और ये कॉमन सेंस की चीज है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। भाई मैं भी कोई सैन्य विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं
और आपने रूस के अंदर देखा था, जो जर्मनी की सेनाएं घुस रही थी जी। उन्होंने अपने ही खेतों में आग लगा, अपने ही खलिहानों में आग लगा दी थी। अगर भगवान न करे, अगर इसकी 0.1% चांस भी हो कि ईरान को लगे कि नहीं हम लड़ नहीं पा रहे हैं, और इन्होंने, जबकि होना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पर वहां पे चप्पे चप्पे पर लैंडमाइंस बिछा दी हैं, वरना अगर ताकत होती अमेरिका की तो अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने खुलवा, और वहां पे हमारे भी 25-30 जहाज अभी भी रुके हुए हैं, चीन के भी रुके हुए हैं, क्योंकि कहां लैंडमाइंस है ये बात केवल ईरान को पता है, और अगर वो किसी को अनुमति देगा, रास्ता बताएगा, तभी वो निकल सकता है, कोई निकल नहीं सकता, नहीं पाएगा अगर भगवान ना करे। भाई जैसे आपको पता है ना कि मेरे को लगे कि यार मेरी मौत से और हमारे देश की इज्जत बच जाएगी, और लेकिन उस गुंडे को नहीं, जैसे चंचल ने इलाहाबाद के अंदर क्या किया था जब अंग्रेजों ने घेर लिया था, उन्होंने अपनी कनपटी लगा के अपने रिवॉल्वर से अपनी मौत बुला ली, तो हाथ नहीं पड़ूंगा। तो अगर ईरान ने वो कर दिया, भाई अगर मान लीजिए वो रक्षा, मान लीजिए जी, वो मैं जानता हूं कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, बड़बोलापन है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट में लगा, उन्होंने खुद कि लो हम तुम्हारे पूरे गल्फ कंट्रीज के कुओं में और पीने के पानी में आग लगा देते हैं, अपने यहाँ भी आग लगा देते हैं तुम कब्रिस्तानों में, तो फिर विश्व का क्या होगा? तो ये बुद्धिहीन लोग जो हैं युद्ध की तरफ, विभीषिका की तरफ झेल रहे हैं। अभी तो हिंदुस्तान के अंदर अभी तो केरोसिन पट्टा शुरू हुआ है, थोड़े दिनों के बाद अब आप भी डिबेट छोड़ के वो चावल और दाल खाएंगे, वो जो मोदी जी बड़ी कृपा से मोदी मोदी के नारे लोग लगाएंगे, ये देखिए कितने अच्छे दिन आ गए, लोगों को सरकार जो है दे रही है, चाहे रुपया 94 का हो जाए, चाहे शेयर मार्केट आज फिर 2%, और आज मिश्रा जी खुद रुपया भी 95 पार कर गया है आज, बताइए 95 पार कर गया है, शेयर मार्केट 2% और गिर गया है। अब आप बताइए कि शेयर मार्केट में ही लोगों के पैसे लगे थे, उसी पैसे से लोग कार खरीद रहे थे, रियल एस्टेट खरीद रहे थे, मकान खरीद रहे थे। अब आप देखिएगा रियल एस्टेट के अंदर क्या गिरावट होने वाली है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। हर आदमी जो है वो अपना मोदी 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 आएगा तो मोदी आएगा तो मोदी, और सोनिया जी ने ये किया है। अब बीजेपी वाले कहने लगे हैं कि ये सारा जो ये जो इसराइल का युद्ध चल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ है। अब बताइए ऐसे मूर्खों का क्या जवाब दिया जाए? प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ये इस आपदा की स्थिति में भड़का रही है कांग्रेस पार्टी वो लोगों को। अब कहां से कौन भड़का रहा है? ये जगह जगह जो लाइनें लगी हुई हैं, किस कांग्रेस पार्टी ने, किस समाजवादी पार्टी ने, किस तृणमूल कांग्रेस ने लगवा रखी हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सारी लाइनों की तस्वीरें आ रही हैं भाजपा शासित राज्यों से, जो पेट्रोल टंकी के सामने लगी हुई है या फिर वो गैस एजेंसियों के सामने। लेकिन ये सब चीज़ें तो राजनीति की बात है, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी, लोगों को भी बहुत हद तक महसूस हो रहा है चीज़ें, आज से जो 10 साल 8 साल 6 साल पहले वाली बातें थी वो अब नहीं दिखाई पड़ रही हैं, उनमें बहुत तब्दीली आई है, और इन सब चीज़ों को भी वो महसूस कर रहे हैं। वो भी अब पुराने कई ऐसे हैं जो आज से साल 2 साल 4 साल पहले ज़बरदस्त भक्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी मोदी जी के पुराने वाले वीडियो दिखा देते हैं कि जब सब जगह का रुपया नहीं गिर रहा है तो भारत का ही क्यों गिर रहा है। जो बड़ा पॉपुलर उनका बयान था, वो जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता के तौर पर उन्होंने दिया था, कि ऐसा लगा कि जब वो आएंगे तो सारी रुपया जो अभी उस समय तो हमारे ख्याल से 56-58 रुपये हुआ करता था डॉलर, तो लोगों को लग रहा था कि 30-40 पे शायद आ जाए, या हो सकता है कुछ लोग ये भी उम्मीद पाले रहे हों कि रुपया मतलब डॉलर कम हो जाएगा, रुपए की कीमत उससे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आज उससे लगभग डबल होने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो अब लोगों को समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये जो संकट है वो केवल ऐसा नहीं कि एक देश का एक जगह का संकट है, वैश्विक संकट है। दुनिया भर में महंगाई और तेल की जो क्राइसिस हो रही है वो सारी चीज़ें बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात आपने यही कही कि सबकी इच्छा यही है कि ये युद्ध रुके, लेकिन सवाल ये है कि जिनको रोकना है वो कितना इस युद्ध को रोकने में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, देखते हैं क्या कुछ होता है। आपसे फिर बातचीत होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब को कैसे आखिरकार रोका जाएगा, और नहीं भी रुकता है तो फिर हश्र क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोफेसर अखिल स्वामी। और इस लड़ाई को लेकर अब 1 महीने से भी अब ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया धीरे धीरे इसके आगोश में आती चली जा रही है। कुछ समर्थन में है, विरोध में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा
उन लोगों पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है जो कहीं भी नहीं है, तटस्थ हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक वैश्विक संकट का रूप लेती जा रही है लड़ाई, और आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा होगा। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।